हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सभी का नागपुरी की इस झूमर सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, नागपुरी की इस झूमर सीरीज में व्याकरण, लोक साहित्य, लोकगीत और वन केरव भाग एक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अभी तक जिन लोगों ने इस नागपुरी की इस ई बुक को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। यह ई बुक आपको फ्री दी जा रही है। यह ई बुक आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री मिल जाएगी। इस ई बुक में आपको नागपुरी के 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। कुल 1000 प्रश्न हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ही फायदेमंद होगी। और फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक खास खुशखबरी है। 5 जनवरी को नागपुरी का ब्रह्मास्त्र क्लास आने वाला है, जिसमें 500 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप सभी 5 जनवरी को तैयार रहिएगा। यह वीडियो आपको सुबह 6 बजे मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, नागपुरी कर महावीर प्रसाद द्विवेदी हक हैं। ठीक है, आपको बताना है कि नागपुरी के महावीर प्रसाद द्विवेदी कौन है। पीटर शांति नौरंगी हैं, शारदा प्रसाद शर्मा जी हैं, नईमुद्दीन मिर्दाहा जी हैं, या डॉक्टर वीपी केसरी यानी विश्वेश्वर प्रसाद केसरी जी हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा ए होगा, पीटर शांति नौरंगी जी हैं। ठीक है, नागपुरी कर महावीर प्रसाद द्विवेदी के हैं, तो पीटर शांति नौरंगी हैं। ठीक है, अगर यहीं पे हम बात करें तो नागपुरी के भारतेंदु के कहल जाए, यानी नागपुरी के भारतेंदु कौन है, तो धनीराम बख्शी जी हैं। ठीक है, याद रखना है। अगर वहीं पे अगर हम बात करें तो नागपुरी कर आंसू कवि के हैं, तो हनुमान सिंह और बरजूराम। इन सभी को आपको याद रखना है कि नागपुरी का आंसू कवि कौन है, हनुमान सिंह और बरजूराम जी नागपुरी का आंसू कवि है। नागपुरी के भारतेंदु कौन है, तो धनीराम बख्शी जी हैं। और वहीं पे बात करें तो नागपुरी भाषा साहित्यकर भीष्म पितामह। ठीक है, नागपुरी भाषा साहित्यकर भीष्म पितामह के कहल जाएला, तो पंडित योगेंद्रनाथ तिवारी के कहल जाएला। ठीक है, उसी प्रकार नागपुरी कर महाकवि, ये क्वेश्चन हो चुका है, कौन है, तो नागपुरी कर महाकवि कौन है, धनीराम बख्शी जी और मृत्युंजय नाथ शर्मा दोनों हैं। ठीक है, आगे हम यहाँ पे बात करें तो जन कवि के कहल जाएला, नागपुरी कर जन कवि के कहल जाएला, तो घासी राम के जन कवि कहल जाएला। ठीक है, इन सभी को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, जनानी झूमर अधरतिया कहा के। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि जनानी झूमर अधरतिया क्या है। नागपुरी पद है, नागपुरी गद है, नागपुरी गीत है, या नागपुरी राग है। तो यहाँ पे आंसर हमारा डी सही होगा, नागपुरी राग है ये। ठीक है, क्या है, तो नागपुरी राग है। जनानी झूमर अधरतिया क्या है, तो नागपुरी राग है। अगर हम यहाँ पे बात करें अधरतिया जो जनी झूमर है, इस राग के बारे में बात करें तो इसमें होता क्या है, आधी रात को पूरे जोश खरोश के साथ इसे उच्च सुर लय ताल के साथ इसे नृत्य के साथ गाया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, तो आधी रात को पूरे जोश खरोश के साथ इसे उच्च सुर लय ताल के साथ इसे नृत्य के साथ गाया जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, नागपुरी कहावत अघन कर मरद भादो कर बरद कर अर्थ होएला। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है, एक नागपुरी कहावत दिया गया है, अघन कर मरद भादो कर बरद, क्या अर्थ क्या होता है, मजे मजा, खुशी खुशी, लाभे लाभ, या रौदे रहत। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी होगा, लाभे लाभ। ठीक है, नागपुरी कहावत अघन कर मरद भादो कर बरद, इसका सही अर्थ क्या होता है, तो लाभे लाभ। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर और हम 2-4 कहावत की बात करें तो जैसे अनकर धने विक्रम राजा, तो इसका अर्थ क्या होगा, एक कहावत है अनकर धने विक्रम राजा, तो इसका अर्थ होता है दूसरों के धन से खुश होना। अनकर धने विक्रम राजा, इसका अर्थ क्या होता है, तो दूसरों के धन से खुश होना। उसी प्रकार हम बात करें अंधरा कर संगे चले तो चले, मकिल बहिरा संगे नहीं, क्या दिया हुआ है कहावत, क्या है, तो अंधरा कर संगे चले तो चल, मकिल बहिरा कर संगे नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, बुद्धिमानों से चुनकर दोस्ती करनी चाहिए। ठीक है, जो बुद्धिमान हो उससे उसको चुनकर दोस्ती करनी चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार और बात करें तो अंधरा कर लौरी एके धाव हेरायला, अंधरा कर लौरी एके धाव हेरायला, तो इसका अर्थ क्या होगा, बुद्धिमान को सब समय धोखा नहीं दिया जा सकता। ठीक है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसे हर बार हम क्या कर सकते हैं, धोखा नहीं दे सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, किनकर द्वंद्व कर चर्चा नागपुरी में हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किनका द्वंद्व का चर्चा, मतलब गीतों में द्वंद्व का चर्चा नागपुरी में किनका हुआ है, रघुनाथ नृपति हनुमान सिंह का, या महली प्रसाद या हनुमान सिंह का, या हनुमान सिंह बरजूराम का, या हनुमान सिंह कवि या फिर कवि कंचन का। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सही होगा हनुमान सिंह और बरजूराम का, इन दोनों का। ठीक है, हनुमान सिंह और जो बरजूराम थे ये कैसे गीत रचना करने वाले थे, तो द्वंद्व गीत रचना करने वाले ये कवि थे, यानी द्वंद्व गीत के रचनाकार थे। कौन कौन, हनुमान सिंह और बरजूराम। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें रघुनाथ नृपति की, तो ये हमारा क्या थे, तो नागपुरी के पहले श्रेष्ठ साहित्यकार थे। कौन, तो रघुनाथ नृपति, इनका नाम सबसे पहला आता है
किसमें? तो नागपुरी के शिष्ट साहित्यकार में सर्वप्रथम जो शिष्ट साहित्यकार कौन थे? तो रघुनाथ निरपति जी थे, ठीक है। और कवि कंचन की बात करें तो इनका ये उपनाम हुआ था, ये किनका उपनाम है? तो चुनीराम दुबे जी का, चुनीराम दुबे जी का उपनाम क्या है? तो कवि कंचन है, ठीक है। इस बात को भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, नागपुरी कर पहला उपन्यास है। आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी का पहला उपन्यास कौन सा है? शंकर गोटेक जिंदगी है, डहर है, चौधरी दादा है, या फिर गांधी कर देश है? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ये होगा, शंकर गोटेक जिंदगी। नागपुरी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो शंकर गोटेक जिंदगी है, ठीक है। और इसके लिखने वाले कौन है, इनके रचयिता कौन है? तो प्रफुल्ल कुमार राय जी है, याद रखना है, ठीक है। नागपुरी कर पहले उपन्यास कहा के तो शंकर गोटेक जिंदगी है और इकर लिखैया के है तो प्रफुल्ल कुमार राय जी है, ठीक है। इतना याद हो गया। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि नागपुरी का पहला फिल्म कौन सा है? तो सोनाकर नागपुर है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए वहीं पे हम बात करते हैं नागपुरी कर पहल गीति नाट्य। नागपुरी कर पहल गीति नाट्य कौन है? तो नारद मोह लीला है, ठीक है। जेकर लिखैया के है तो सहनी उपेंद्र पाल नाहन है। अब यहाँ पे बात आता है गीति नाट्य होता क्या है? तो जिस नाटक में संगीतपूर्ण, जिस नाटक को संगीतपूर्ण किया जाता है यानी गीतों के साथ किया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? गीति नाट्य कहते हैं, ठीक है। अगर यहीं पे हम बात करें नागपुरी कर पहल कहानी संग्रह कहा के तो खुखड़ी रुगड़ा के, इसे भी याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, कटोरा बर्तन को नागपुरी में क्या कहल जाए? ठीक है, कटोरा क्या होता है? एक बर्तन होता है, तो उसे हम नागपुरी में क्या कहते हैं? कटोरा का कटोरी कहते हैं, बासन कहते हैं, डूबा कहते हैं या पहला कहते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हमारा सी होगा, उसे डूबा कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, लोक गाथा का अर्थ के। आपको यहाँ पे बताना है कि लोक गाथा का अर्थ क्या है। ऑप्शन है गाना, बोलना, या कहानी कहना, या फिर नाचना। तो इन चारों ऑप्शनों में से क्या होगा आपको बताना है। तो इसका सही अर्थ आंसर क्या होगा? लोक गाथा कर अर्थ कहा के तो इसका सही अर्थ क्या होगा? नाचना होगा, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होगा। लोक गाथा कर अर्थ के कहा के तो नाचना इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, मंत्र दो प्रकार कर होवेला कौन कौन? ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि मंत्र दो प्रकार के होते हैं कौन कौन। पहला लाभकारी, फिर हानिकारक यानी सफ़ेद काला, या फिर वशीकरण रोग दुख निवारक, या फिर लाभकारी धन प्रदान करने वाला, या फिर शांति प्रदान करने वाला और निंदा करने वाला। तो मंत्र दो प्रकार के होते हैं कौन कौन? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, ठीक है। लाभकारी और हानिकारक, सफ़ेद और काला दो प्रकार के क्या होते हैं? तो मंत्र होते हैं, याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, नागपुरी मुहावरा कपार लाल हुए कर अर्थ है, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी एक मुहावरा यहाँ पे दिया हुआ है, कपार लाल हुए, इसका अर्थ क्या होगा वो बताना है। भागहीन होना, भाग्योदय होना, या भागलेस होना, या भाग्यवान। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी होगा, भाग्योदय होना, ठीक है। नागपुरी मुहावरा कपार लाल हुए का अर्थ कहा के तो भाग्योदय होना, यानी भाग्य का क्या होना? जागना, यानी भाग्य का खुलना, ये हमारा सही होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, सदान कौन है? ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि सदान कौन है। वे जो आदिवासी के बाद आए और बसे, या फिर आदिवासी से पहले रहते थे, या द्रविड़ थे, या कौन थे पता नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ये होगा, वे जो आदिवासी के बाद आए और बसे, ये कौन हुए? सदान कहलाए, ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, झारखंड कर 3 गो भाषा परिवार हके कौन कौन? आपको यहाँ पे बताना है कि झारखंड में 3 ठो भाषा परिवार है कौन कौन? आग्नेय अनार्य और द्रविड़, या फिर आर्य आग्नेय द्रविड़, या फिर आर्य कैटिल ग्रीक, या फिर आर्य ग्रीक आग्नेय। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी होगा, आर्य आग्नेय और द्रविड़, ठीक है, याद रखना है। झारखंड का 3 को भाषा परिवार है कौन कौन? आर्य है, आग्नेय है और द्रविड़ है, याद हो जाएगा, इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगर इसमें हम बात करें तो आर्य भाषा परिवार में कौन कौन से भाषा आते हैं? तो नागपुरी, खोरठा, कुड़माली और पंच परगनिया आते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार आग्नेय भाषा परिवार में कौन कौन से भाषा आते हैं? तो संस्थाली, खड़िया, हो, मुंडारी आते हैं, याद हो जाएगा। आग्नेय भाषा परिवार में कौन कौन आते हैं? तो संस्थाली, खड़िया, हो और मुंडारी। और द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन भाषा आते हैं? तो कुड़ुक, मल्तो, घाघरी और हो आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, खुटकटी जमीन का होवेला, ठीक है। आपको बताना है कि खुटकटी जमीन क्या होता है। वैसी जमीन जो परती है, जो उरांव जनजाति की है परती है, या जो मुंडा जनजाति की है परती है, या फिर जो मुंडा जनजाति की है एवं कृषि योग्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, ठीक है। खुटकटी जमीन कौन सा होता है? तो जो मुंडा जनजाति की है एवं कृषि योग्य है, इसे क्या कहते हैं? तो खुटकटी जमीन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, घुमकुरिया होवेला। आपको यहाँ पे बताना है कि घुमकुरिया क्या होता है। उरांव जनजाति का कर युवागिरी, या फिर सदान मनक युवागिरी, या संस्थाल मनक युवागिरी, या मुंडा मनक युवागिरी। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या होगा? तो
ए सही होगा। घुमकुरिया कहा होवेला तो उरांव जनजाति मनक युवागिरी, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, नौवां कर स्त्रीलिंग लिखो। ठीक है, आपको यहाँ पे नौवां का स्त्रीलिंग क्या होगा वो बताना है। नौवाइन होगा, नवीन होगा, या नाइन होगा, या नवीन होगा। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी होगा, नाइन होता है, याद रखना है। नौवां का स्त्रीलिंग क्या होगा तो नाइन होगा, यहाँ पे नौवाइन नहीं होगा, नाइन होगा, इसे याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, श्रवण कुमार गोस्वामी नागपुरी भाषा के का नाम दे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि श्रवण कुमार गोस्वामी जी नागपुरी भाषा को क्या नाम दिए हैं। दिक्कू काजू, काजी, या फिर सदानी, सदरी, या गौली। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ये होगा दिक्कू काजी। श्रवण कुमार गोस्वामी जी ने नागपुरी भाषा को क्या नाम दिए हैं तो दिक्कू काजी नाम दिए हैं। सदानी भी, नागपुरी को सदानी कहा जाता है, सदरी भी कहा जाता है और गौली भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है कि श्रवण कुमार गोस्वामी जी ने नागपुरी भाषा के का नाम दे रहे हैं। तो श्रवण कुमार गोस्वामी जी नागपुरी भाषा का नाम दे रहे हैं, दिक्कू काजू नाम दे रहे हैं, काजी, काजू नहीं काजी। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे अब हम लोग बात करते हैं वन केवरा भाग 1 से। तो इससे आपको 15 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, एक पतय, एक तार पतय, एक डाबर खाड़ा से ऐसन मारो रे राकस की 3 खाड़ा हो जाबे, गुल करके ई मंत्र के पढ़लक। आपको यहाँ पे बताना है, एक मंत्र यहाँ पे दिया हुआ है, मंत्र क्या है तो एक तार पतय एक डाबर खाड़ा से ऐसन मारो रे राकस की 3 खाड़ा हो जाबे, गुल करके मतलब हल्ला करके ई मंत्र कौन पढ़ता है। गोपी चांद, या राड़ी बुढ़िया, या नवा चांद, या ई मन में कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी होगा। ये मंत्र कौन पढ़ता है तो नवा चांद। जो गोपी चांद यानी गोपी चांद और नवा चांद दोनों भाई होते हैं, जो बड़ा भाई होता है तो बड़ा भाई कौन होता है यहाँ पे नवा चांद। तो यह मंत्र कौन पढ़ता है नवा चांद पढ़ता है, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, नवा चांद गोपी चांद लोककथा में राजदरबार पहुँच के बात बनाए बनाए के कुम्हार राजा के का सुनालक। आपको यहाँ पे बताना है कि नवा चांद और गोपी चांद लोककथा में राजदरबार में क्या करता है तो जो कुम्हार होता है पहुँच जाता है और क्या बात बना बना के राजा को सुनाता है। अपन बहादुर की, या फिर राकस के मारे कर बात के, या ए और बी दुयो, या ई मन में कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी होगा। ठीक है, ए और बी दुयो मतलब अपन बहादुरी को भी सुनाता है और राकस के मारे कर बात के भी, याद रखना है। नवा चांद गोपी चांद लोककथा में राज दरबार पहुँच के बात बनाए के कुम्हार राजा के का सुनालक तो अपन बहादुरी की सुनालक और राकस के मारे कर बात के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, नवा चांद गोपी चांद लोककथा में मंत्र सुन के राकस का करलक। आपको यहाँ पे बताना है कि नवा चांद गोपी चांद लोककथा में मंत्र सुन के राकस क्या करता है, गांव से भाग निकलक, डरालक, पाछे घुरलक, या ई मन में सब है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी सही हो जाएगा, ई मन में सब है। ठीक है, वह डरा भी जाता है, पीछे घुर भी जाता है और गाँव से भाग भी जाता है, निकल के भाग जाता है। ठीक है, तीनों सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, नवा चांद गोपी चांद लोककथा में और थोड़े दिन रहे अर्जी सुन के बुढ़िया का कहलक। यहाँ पे आपको बताना है कि नवा चांद गोपी चांद लोककथा में और थोड़े दिन का अर्जी सुन के, मतलब जो गोपी चांद और नवा चांद थे तो दोनों क्या करते हैं, जो बुढ़िया होती है उससे यानी उसके जो पिंडा थे वहाँ रहने के लिए अनुमति मांगता है। तो इस बात को सुन के बुढ़िया क्या कहती है, खिसा जाती है यानी खिसाए गलक, या हंसे लागलक, या अर्जी मंजूर करलक, या ई मन में कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या होगा, सी सही होगा, अर्जी मंजूर करलक। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, जागा रे नागपुर कर धीर बीर जागा, जागे के बेरा जागा जागा मैत देरी करा, प्रस्तुत कविता कर कवि कर का नाम है के। आपको यहाँ पे एक कविता दिया गया है और कविता के कवि कौन है वो पूछ रहा है। ठीक है, और कविता क्या है तो जागा रे नागपुर कर धीर बीर जागा, जागे के बेरा जागा जागा मैत देरी करा। ठीक है, प्रस्तुत कविता कर कवि के है के आपको बताना है। और यह कविता, इस कविता के जो चैप्टर पाठ का नाम क्या है तो आह्वान है। ठीक है, तो इस आह्वान चैप्टर के जो कवि हैं कौन है, ऑप्शंस दिए में चंद्रदेव सिंह हैं, या प्रमोद राय हैं, या फिर मृत्युंजय नाथ जी हैं, या फिर ई मन में कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ए सही होगा, चंद्रदेव सिंह जी होंगे। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 21 है, आह्वान कविता कर कवि चंद्रदेव सिंह। ठीक है, अभी जस्ट बताया था आह्वान कविता के कवि कौन हुए तो चंद्रदेव सिंह जी हुए। कर जन्म कौन वर्ष हो रहे। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि जो आह्वान कविता के कवि हैं चंद्रदेव सिंह, इनका जन्म किस वर्ष में हुआ था, 1932 में, 1923 में, 1939 में, या इमन में कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी होगा, 1939 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, आह्वान कविता कौन रस में रचल जाए है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि आह्वान जो कविता है किस रस में रचा गया है, वीर रस में, श्रृंगार रस में, रौद्र रस यानी रुदन रोने का रस में, या फिर इमन में कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ये होगा, वीर रस में रचा गया है। ठीक है,
आह्वान कविता को किस रस में रचा गया है, तो वीर रस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, आपन कविता आह्वान कर माध्यम से कवि मनुष्य के मन में का फैलायक चाहेला। आपको यहाँ पे बताना है कि जो कवि हैं आह्वान कविता के माध्यम से मनुष्य के मन में क्या फैलाना चाहते हैं। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है सुतल चेतना के जगायक चाहते हैं, या जागल के जगवायक चाहते हैं, या सुंदर भाव, या मन में कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ए होगा, सुतल चेतना के जगायक चाहना। ठीक है, आपन कविता के माध्यम से, जो कवि कौन है, चंद्रदेव सिंह जी हैं, तो आह्वान कविता के माध्यम से मनुष्य के मन में क्या फैलाना चाहते हैं, तो सुतल चेतना के जगाना चाहते हैं। इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, संगे चलब कविता कर कवि लाल रणविजय नाथ सहदेव कर जन्म कौन वर्ष हुए रहे। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है संगे चलब कविता के कवि कौन हुए, तो कवि लाल रणविजय नाथ सहदेव जी हुए। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इनका जन्म किस ईस्वी में हुआ था। पहला ऑप्शन है 1939 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में, या 1929 में, या 1919 ईस्वी में। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा। 1939 ईस्वी में भी इनका जन्म होता है। किनका, तो लाल रणविजय नाथ सहदेव का भी जन्म कब होता है, तो 1939 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, कवि आपन कविता संगे चलब कर माध्यम से का फूके कर बात कह रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि जो कवि हैं लाल रणविजय नाथ सहदेव जी हैं, तो अपने कविता संगे चलब में क्या फूकने की बात कहे हैं, रणभेरी, सहनाई, भेर, या बांसी। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ए होगा, रणभेरी फूकने के बात कहे हैं। ठीक है, कौन, तो कवि लाल रणविजय नाथ सहदेव। और इस यानी किस कविता के रचयिता हैं, तो संगे चलब, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है, कवि अपन कविता संगे चलब में के मन के एकजुट हुए कर बात करे ना। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि कवि जो लाल रणविजय नाथ सहदेव हैं, उनकी जो कविता है संगे चलब, इसमें किन्हें एकजुट होने की बात कहे हैं, हिंदू को, मुसलमान को, क्रिस्तान को, या ईमन में सभी के। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, ईमन में सभी के, यानी हिंदी को भी एकजुट होने की बात कहे हैं, मुसलमान को और क्रिस्तान को भी, सभी को एक साथ एकजुट होने की बात कहे हैं। किस कविता में, तो संगे चलब। और इस संगे चलब इस कविता के कवि कौन हुए, तो लाल रणविजय नाथ सहदेव जी हुए। ठीक है, याद रखना है। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 1939 ईस्वी में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है, हेठे देल में से कोयल कविता कर कवि के हैं। नीचे जो दिया हुआ है यहाँ पे कवियों के नाम दिया गया है, और यहाँ से पूछ रहा है कि हेठे देल में कोयल जो कविता है, कोयल कविता के कवि कौन है, मुकुंद नायक जी हैं, महावीर नायक जी हैं, या मनपूरन नायक है, या मन में कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ए होगा, मुकुंद नायक जी हैं। ठीक है, हेठे देल कोयल कविता के कवि कौन है, तो मुकुंद नायक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, मुकुंद नायक का जन्म कौन वर्ष हो रहे हैं। आपको यहाँ पे बताना है कि मुकुंद नायक जी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। पहला ऑप्शन 15 अक्टूबर 1949 में, या 15 नवंबर 1949, या 15 दिसंबर 1949, या 15 अगस्त 1949। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या होगा, ये होगा 15 अक्टूबर 1949 ईस्वी में हुआ था। मुकुंद नायक जी का जन्म कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1949 ईस्वी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, कोयल गीत या जो कविता है कौन राग में रचल जाए। आपको यहाँ पे बताना है कि जो कोयल गीत या कविता है किस राग में रचा गया है। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है, तो मुकुंद नायक जी है। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1949 में, मुकुंद नायक जी का। ठीक है, और यहाँ पे चलिए आगे बात कर रहा है कि कोयल गीत जो कविता है किस राग में रचा गया है, अंगनई में, उदासी में, पावस में, या इमन में कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ये होगा, अंगनई राग में से रचा गया है। ठीक है, याद हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कवि अपन कविता कोयल कर माध्यम से कौन पंछी कर बखान कर रहे हैं। ठीक है, कवि जो मुकुंद नायक जी हैं अपने कविता जो कोयल में किस के माध्यम से किस पंछी का यहाँ पे बखान किया है, कोयल का, या मंजूर का, या फिर मैना का, ये मन में कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ए होगा, कोयल का। ठीक है, यानी कोयल जो पंछी होता है उनका बखान किया है। किन में, किस कविता में, तो कोयल कविता में। कवि कौन हुए, तो मुकुंद नायक जी हुए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी रही मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।